हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं और साथ में उनका एमसीक्यू भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। यानी यहाँ पे जो भी चीज़ें हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु, कोशिका विज्ञान, विषाणु, इन सभी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक क्विक रिवीजन के पर्पस से आप इसको देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ होगा मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहला हम पॉइंट बात करते हैं सामान्य परिचय। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जानते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझा था। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को जानते हैं। भारत में चिकित्सा के जनक चरक को जानते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रिस्टस। ये दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा, हिपोक्रेटस और थियोफ्रिस्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस होते हैं और वनस्पति विज्ञान के जो जनक होंगे थियोफ्रिस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुकरात को जानते हैं। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। हिस्टोरिया एनालिज्म जो पुस्तक है वो अरस्तु की पुस्तक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है ये थियोफ्रिस्टस की पुस्तक है, थियोफ्रिस्टस। अब आते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या फिर वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को जानते हैं, ये नाम याद रखिएगा। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया इन्होंने ही, लिनियस ने ही 1753 ईस्वी में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था, तो रॉबर्ट एच विटेकर। ठीक है, विटेकर याद रखेंगे 1969 में। समस्त जीवों को 5 जगत वर्गीकरण किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु के अंतर्गत। सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो सम्मिलित होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन से, तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक जीवों में बहुत सारी चीज़ें नहीं होते हैं, जैसे लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी चीज़ें नहीं होती है। एक कोशिकीय जीव यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं प्रोटिस्टा जगत में। यानी यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, जबकि प्रोकैरियोटिक जो हमने देखा वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन से, तो शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। ठीक है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। नेक्स्ट आता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूमेनहॉक ने 1683 में। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूमेनहॉक को जानते हैं। जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने 1829 में नाम दिया था। कोशिका संरचना वाला सबसे छोटा जो जीव है वो जीवाणु है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देख पाएंगे कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु जो होता है वो राइजोबियम होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन जो कि रॉबर्ट कोच ने किया। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। ध्यान रखिएगा 70S और 80S प्रकार के जो होते हैं, जैसे 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो ये दोनों कन्फ्यूज़न दूर रहना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे जीवाणुओं में राइबोसोम 70S प्रकार का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ। तो देखिए प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं, तो अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा, हिस्टोरिका, ये सब के सब प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। अब आता है विषाणु। तो देखिए संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव माना जाता है विषाणु को। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु की खोज इवान वस्की ने 1892 में किया था। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक
अम्ल आरएनए के बने होते हैं, यानी प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। विषाणु का आकार जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ये याद रखेंगे। अब आता है हमारा कोशिका विज्ञान। तो देखिए कोशिका विज्ञान के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे जीवन की भौतिक इकाई माना जाता है कोशिका को। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने किया था। जैसे कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, लेकिन ये मृत कोशिका थी। और अगर प्रश्न पूछा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वहाँ पे ल्यूमेन हॉक को टिक करेंगे। कोशिका का अध्ययन, ये बहुत बार पूछा गया, साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को जो कि प्रतिपादित किया था। जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार के होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत। प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है, ठीक है। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सेरिबेलम की, गैन्यूल सेल की। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में ये दिखे तो फिर इसे टिक करेंगे, नहीं तो हम जनरली जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होता है वो शुक्राणु होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू आपको देखना पड़ेगा कि क्या दिया गया, जिस तरह से दिया गया उसे हम टिक करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है अंडाणु, ठीक है। ओवम जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा दिया गया, कह रहा है कि कोशिका की संरचना। जीवन का भौतिक आधार होता है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डी ने किया था और जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था 1839 में। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसका है, तो हेक्सले का कथन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। देखिए जनरली हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन अगर वहाँ पे डिफाइन करें, जैसे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फिर वहाँ पे काइटिन की कहेंगे। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप और जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों की सुरक्षा प्रदान करती है कौन, तो कोशिका झिल्ली प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की। जो भी यहाँ पे चीज़ें मैंने डिस्कस किया है, इन सभी से मिला करके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखेंगे, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो बेंडा रखा था, मतलब बेंडा ने रखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया इसको नाम दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसको सूत्रकर्णिका कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि जीवाणु में सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है, तो 0 होता है, नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स कहते हैं इसे, मैट्रिक्स, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस के रूप में इसको जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह के रूप में जानते हैं। कोशिका का श्वसन केंद्र भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब्स ने किया था, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दिल किसे कहते हैं, तो क्रिस्टी जो होता है, क्रिस्टी, उसे माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक गोल्जी कॉय के बारे में। कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये गोल्जी कॉय। तो इसकी खोज की गई थी कैमिलो गोल्जी ने किया था, इटली के ये वैज्ञानिक थे। गोल्जी कॉय की क्रियात्मक इकाई को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है गोल्जी कॉय को, ठीक है, यातायात प्रबंधक। गोल्जी कॉय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य श्रवण यानी कि सेक्रेशन करना, ठीक है। इसका मुख्य कार्य सेक्रेशन, श्रवण करना। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी कॉय के द्वारा ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा।
सेकेंड आता है लाइसोसोम। अब देखिए हम जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक तरह से क्विक रिवीजन के पर्पज़ से, अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो अलग हमारी वीडियो है, आप देख पाएंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के पर्पज़ से है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों का कलेक्शन किया गया, साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट MCQ भी देखेंगे, तो एक तरह से आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था 1948 में। लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली, कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम भी कहते हैं लाइसोसोम को, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि स्तनधारियों के RBC में, ठीक है, स्तनधारियों के RBC में लाइसोसोम नहीं होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम में क्या है कि राइबोसोम की खोज पैलेड ने किया था। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम राइबोसोम जो है वो रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप में देखा था, ठीक है, पादप कोशिका में देखा था। पैलेड ने 1953 में ही जंतु कोशिका में देखा था। तो यहाँ पे जो पैलेड क्या बात आ रहा है वो जंतु कोशिका के लिए और पादप कोशिका के लिए रॉबिन्सन और ब्राउन थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका जो नामकरण किया गया था, रोबोसोम जो नाम दिया गया था वो रॉबर्ट ने दिया था, ठीक है, 1958 में, तो ये याद रखिएगा। राइबोसोम बने होते हैं RNA और प्रोटीन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RNA और प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका के द्वारा। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 70S और 80S प्रकार के। अच्छा, यहाँ पे जो S आप देख रहे हैं, ये S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है स्वीड वर्गस इकाई होता है, स्वीड वर्गस इकाई, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी पूछ ले कि 70S जो है इसमें S क्या है, तो इसका मतलब होता है स्वीड वर्गस इकाई, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे प्रोकैरियोटिक का पहला लेटर P से लिखेंगे तो ये 70S होता है, ठीक है, 70S। और यूकैरियोटिक हम U लिखते हैं, ये होता है 80S। तो आप क्रिकेट के तो फैन सभी लोग होते हैं, तो यहाँ पे आप जानते हैं फुटबॉल होता है या फिर जो भी होता है अंडर 18, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20, इस तरह से होता है। तो अंडर यू से अंडर 18 कहो या फिर अंडर 80 कहो, तो ये इस तरह से याद रख सकते हो। लेकिन P से तो ऐसा कुछ नहीं होता ना कि P70 कुछ तो होता नहीं है, अंडर 80, अंडर 17 इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो P आप अंडर 80 याद रखेंगे, ठीक है, अंडर 80, राइट, तो इस तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट आता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम के होता है। प्रोटीन का संश्लेषण, यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। अब बात करते हैं हम लोग लवक के बारे में। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे लवक प्लास्टिड जो है ये पादप में पाया जाता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक, जिसे इंग्लिश में हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं। अवर्णी लवक क्या होता है, तो ये सूर्य के प्रकाश के बहुत ही दूर, मतलब सूर्य के प्रकाश से इसका लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये जड़ों में, कोशिकाओं के जड़ों में देखने को मिलता है, जहाँ पर भोजन का भंडारण ये लोग करते हैं। यानी अवर्णी लवक भोजन के भंडारण में मदद करता है, जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट है कि फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करना, तो ये होता है आपका क्रोमोप्लास्ट के द्वारा, यानी कि वर्णी लवक के द्वारा। और पौधों के पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे धातु मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का रंग पीला होना कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, कैरोटीन के निर्माण कारण। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है हरित लवक को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें आपने रंग देखा होगा, तो उसका रंग किस कारण से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण, पपीता का पीला रंग होता है कैरिका जेनिथ के कारण, सेव का लाल रंग एंथोसाइनिन, मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेथिन के कारण, गाजर का जो कौन सा वर्णक होता है तो कैरोटीन के कारण, ठीक है, कैरोटीन के कारण। तो ये सब याद रखिएगा, रिपीट होते रहता है। अब बात करते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है केंद्रक को। केंद्रक का मुख्य जो भाग होता है वो होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन और DNA से। कोशिका का निर्जीव रचना है रसधानी, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से पेपर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए कोशिका विभाजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी मैं बताऊँगा आपको, वो भी याद रखिएगा। जैसे कि केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है, तो केंद्रक विभाजन की क्रिया हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोसिस जो होता है वो काई कोशिकाओं में होता है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाउ ने देखा था। और समसूत्री विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन वाल्थेयर फ्लेमिंग ने 1879 यानी 1879 में देखा। बाद में 1882 यानी 1882 में इस क्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। ठीक है, माइटोसिस नाम दिया था। और समसूत्री विभाजन 5 चरणों में होता है, ये याद रखेंगे, 5 चरणों में होता है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम लोग मायोसिस कहते हैं। तो अर्धसूत्री जो है इसे खोजा गया था बीजमैन के द्वारा। ठीक है, बीजमैन के द्वारा 1905 में फार्मर और मोरे ने 1905 में इसे देखा था, और इसे मायोसिस जो नाम दिया गया था वो फार्मर और मोरे ने नाम दिया था। ठीक है, लैंगिक यानी लैंगिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन जीवाणुओं में होता है, सिर्फ जीवाणुओं में नहीं होता है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, इन सभी में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो मैंने आपको बताया कि समसूत्री विभाजन की जो खोज की गई थी वो वाल्थेयर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज आप देख रहे हैं, खोज तो किया गया था बीजमैन के द्वारा, लेकिन नाम दिया गया था, ये जो माइटोसिस है वो फार्मर और मुरे ने दिया था। तो यहाँ पे एक नाम और याद रखिएगा, बीजमैन। राइट, ऑप्शन में जो भी हो उसे आप टिक कर लेना, अगर फिर दोनों हो तो खोज बीजमैन ने किया था। नेक्स्ट आता है जैव विकास। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया, सभी को पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था यहाँ जैव विकास से। उत्परिवर्तन का सिद्धांत एच.डी. व्रीज ने दिया है। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया है। ये 3 प्रश्न ही आपको पता होगा कितना बार पूछा गया। विकास का सिद्धांत डार्विन, ये चारों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है। अब बात करते हैं अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को हम लोग जानते हैं। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था, तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने 1905 में किया। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होती है, जीन। अनुवांशिकता की मूल इकाई होती है जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया 1909 में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन, सिद्धांत का प्रतिपादन विडल और टैटम ने किया था। गैमिट का शुद्धता का नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियम काल में हुई थी। तो ये भी तीनों याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर। तो देखिए अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम की खोज स्टार्सबर्गर ने 1875 में किया था। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किया गया वाल्डेयर के द्वारा 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से, ये याद रखेंगे। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के कारण ही। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या फिर 46 होते हैं। लिंग गुणसूत्र कहलाता है। 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण करता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो पुरुष XY और स्त्री XX। ठीक है, पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY होता है, और महिलाओं में 23वां जोड़ा XX होता है। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण, बच्चों का जो होता है वो पिता के गुणसूत्र पर XY द्वारा निर्धारित होता है। अब आता है कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में क्या प्राप्त करता है, तो 22 तो गुणसूत्र होता है, लेकिन एक जो 23वां होता है वो Y होता है। तो ये याद रखिएगा 22 + Y। न्यूक्लियस अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में किया। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, RNA और DNA। RNA का पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था, वाटसन एंड क्रिक ने 1853 में, और इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1962 में। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्नबर्ग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्नबर्ग ने। नेक्स्ट आता है कि DNA होता है
एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के नियंत्रण करना और अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। देखिए, सबसे पहले हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था। क्वेश्चन हम बात कर रहे थे उस वक्त जो कि डीएनए और या फिर क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है कौन? तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट जो है ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? डीएनए से होता है। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। और आरएनए में शर्करा कहाँ पाई जाती है? ये राइबोसोम में पाई जाती है। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सा है? तो डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस इसमें शर्करा होता है। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना प्रतिशत? 10% तक होता है। जो भी डिस्कस हम करेंगे इसी में से आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, तो आराम से ध्यान से वीडियो को देखिए तब जाकर के एमसीक्यू लगाइएगा, आपको अच्छे से ज़्यादा याद रहेगा। डीएनए बहुलक होता है किसका? तो न्यूक्लियोटाइड्स का ये बहुलक होता है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? तो डीएनए देता है। प्रोटीन निर्माण होता कहाँ पर है? तो करता कौन है? तो ये आरएनए करता है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके। देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में मिलता है। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है, लेकिन आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को मानते हैं। ठीक है, लीनियस को ध्यान रखेंगे। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? तो थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधा कौन सा होता है? तो देखिए, सुकाए। अब बात करते हैं कि सुकाए क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सुकाए यानी कि थैलस होता है। थैलस का इसका अर्थ होता है कि पौधे जड़, तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है सुकाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सुकाए का मतलब क्या होता है। और ये जो थैलस होते हैं, थैलोफाइटा जो होते हैं, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। संवहन ऊतक का मतलब जैसे कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। सबसे सरल स्थायी पौधा समूह कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो डाइसोनिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाइसोनिया, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोसिप्सम। नेक्स्ट की संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, ब्रायोफाइटा में होता है और साथ ही साथ थैलोफाइटा में भी होता है। ठीक है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं कहाँ पर? तो नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। टेरिडोफाइटा में भी संवहन ऊतक क्या होता है कि पूर्ण विकसित होता है। देखिए, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक का अभाव होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित होता है। ये बस ध्यान में रखेंगे, दोनों में मुख्य अंतर ये रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखेंगे सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है? तो एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। अब बात करते हैं शैवाल। शैवालों का अध्ययन सबसे पहले पूछा जाता है कि फाइकोलॉजी होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं किसे? तो कैलोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलोरेला। अब इसमें क्या होता है कि इससे अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इससे प्रतिजैविक भी बनाया जाता है। कौन सा प्रतिजैविक होता है? तो क्लोरेलिन। ठीक है, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक भी बनाया जाता है। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन सा होता है? तो लेमिनेरिया जो है शैवाल, इससे आयोडीन बनाया जाता है। खाद्य के रूप में भी कुछ शैवाल होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नास्टॉक हो गया, एनाबिना होता है, केल्प होता है, इन सभी का इस्तेमाल खाद्य के रूप में करते हैं। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद एक सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा शैवाल यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मैक्रोसिस्टम सबसे बड़ा शैवाल, और सबसे छोटा शैवाल होता है क्लाइडोमोनास। ठीक है, क्लाइडोमोनास, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादातर पूछा जाता है सबसे छोटा शैवाल। अब नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कवक। तो कवक क्या होता है कि कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप फटाफट से क्वेश्चन का कमेंट करिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं।
70S या फिर 80S, ये दोनों में से आपको बताना है कि कितने इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। कवकों का अध्ययन का क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। प्रमुख कवक जैसे ईस्ट, मशरूम, खमीर। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है, याद रखेंगे। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। मैंने आपको कई बार याद कराया, क से कवक, क से काइटिन, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है कहाँ पर? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका? तो स्कैरोमाइसेसिस नामक कवक का इस्तेमाल किया जाता है। डबल रोटी बनाने में उपयोग होता है ईस्ट। शराब उद्योग में भी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइकेन। देखिए लाइकेन से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे लाइकेन बने होते हैं किसे? कवक और शैवाल का एक सहचर मिश्रण होता है। ठीक है, इसके याद रखिएगा। लाइकेन के अध्ययन को हम लोग लाइकेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। कवक और शैवाल का ये सहजीवी संबंध होता है जिसे हम लोग हैलोटिज्म कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कवक जो है ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कवक करता है क्या? जल, खनिज, लवण, विटामिन्स जो है ये शैवालों को देता है, और शैवाल क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और वो उसे कवक को देता है। तो यानी ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये सहजीवी संबंध बनाते हैं और इस सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषक का सूचक होता है। मतलब वायु प्रदूषक का सूचक इस रूप में हम कह सकते हैं, इस सेंस में कह सकते हैं कि जहाँ पर वायु प्रदूषक ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। ठीक है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने किया था, ये याद रखिएगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होता है उसे हम लोग कोर्टिकोल्स कहते हैं, कोर्टिकोल्स। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन जो होता है उसे हम लोग सेक्सिकोल्स कहते हैं। गोबर पर उगने वाला जो कवक होता है उसे क्रोपोफिल्स कहते हैं। लाइकेन सहायक होता है किसमें? मृदा निर्माण में सहायक होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किससे? तो रोसेला लाइकेन से। ठीक है, रोसेला लाइकेन होता है जिसका इस्तेमाल प्रयोगशाला में लिटमस पेपर बनाया जाता है। नेक्स्ट, इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाले जो लाइकेन होते हैं जैसे कि लोवेरिया हो गया, इर्वेनिया होता है, रेमिनेलिया होता है, ये इन सभी का जो उपयोग है वो इत्र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अनावृत बीजी। अब इसमें क्या है कि अनावृत बीजी जिसे हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म समूह के जो पौधे होते हैं वो नग्न होते हैं, यानी आवरण नहीं होता है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा? तो सिकोया है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है किसे? तो साइकस से प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अनावृत बीजी पौधों के परागण की क्रिया किस तरह से होती है? तो ये वायु के माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से, एनिमोफिली के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आता है आवृत बीजी जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। समूह के पौधे जो होते हैं इसमें क्या होता है कि फूल के अंदर बीज होता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस, आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस, और सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना होता है। राइट, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? तो आर्किड सबसे छोटा बीज, और सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया। ठीक है, सबसे ऊंचा पौधा सेकोया, सबसे ऊंचा पौधा। सोलोनेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे कि हमने सिंपल सा भाषा में हमने याद रखा है कि जिसका हम लोग जैसे बिहार में क्या होता है चोखा, लिट्टी चोखा आपने सुना है, तो चोखा जिसका हम लोग बना सकते हैं जैसे आलू, बैंगन, टमाटर, तो इन सभी का मिर्च, तो ये सब जो होते हैं वो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। तो इसमें साथ ही तंबाकू भी याद रखिएगा। इस पर मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से याद भी आपको कराया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जा करके देख सकते हैं। पौधे और कुल बाई ऑनलाइन स्टडी और सर्च कर लेना, मिल जाएगा। रोटेसी कुल के पौधे कौन कौन से आते हैं? तो नींबू, संतरा, बेल और मौसमी रोटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। रोजेसी कुल के अंतर्गत सेब, नाशपाती, गुलाब। नेक्स्ट की मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, भिंडी, गुड़हल मालवेसी के अंतर्गत। मटर किस कुल के पौधा है? तो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत। गन्ना किस कुल का? तो ग्रेमिनी का। लौंग किस कुल का है? तो मिटेसी कुल का। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूरेनॉल होता है। अब जड़, तना और पत्तियाँ, इनसे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पौधे का अवरोही भाग कौन सा है? तो पौधे का अवरोही भाग सबसे निचला भाग होता है, उसका जड़। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि तुर्क रूपी जड़, कुंभी रूपी जड़, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। शंक्वाकार जड़ को याद रखिएगा, जैसे गाजर का शंक्वाकार जड़ होता है। और जड़ों के रूपांतरण याद रख सकते हैं कि मूली, गाजर और शलजम, ये बहुत बार पूछा जाता है। जड़ का रूपांतरण और तना का रूपांतरण, ये दोनों बहुत रिपीट होता है।
साथ ही साथ तने के रूपांतरण में आलू, अदरक, हल्दी, केसर ये सब याद रखेंगे। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना होता है। कंद के उदाहरण आलू है। धन कंद के उदाहरण ओल होता है। प्रकंद के उदाहरण अदरक और हल्दी हो गया। सल कंद के उदाहरण प्याज और लहसुन होता है। तो ये चारों याद रखिए कंद, ठीक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण एमाइलिन होता है। मिर्च में तिछड़ता का कारण कैप्सेसिन होता है। राइजोम पादप का भूमिगत रूप कौन सा है? तना। दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाने वाला जो जीवाणु होता है वो कौन सा है? तो राइजोबियम होता है, ठीक है, राइजोबियम। नेक्स्ट आता है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में याद रखेंगे। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है वो है ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती तथा कली में नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रवर्धन। आलू का कायिक प्रवर्धन तना से होता है। ब्रायोफिल्म के में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता में। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ता होता है। पौधों में अति सूक्ष्म छिद्र कौन सा होता है? तो रंध्र होता है, रंध्र। और पत्तियां सांस लेती है किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा ये आता है कि वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। जो पत्तियों पर छोटा छोटा छिद्र होता है उसे स्टोमाटा कहा जाता है, जिसे हिंदी में रंध्र कहते हैं, ठीक है। स्टोमाटा के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण में होता है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं इसी स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, सभी को पता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होने का कारण क्या है? कैरोटीनाइड के कारण ऐसा होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में जो धातु तत्व होता है वो हम मैग्नीशियम को जानते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पे करेक्ट होगा। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? तो संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाना। और इस बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुँचाने का कार्य किसे होता है? तो फ्लोएम का होता है। तो ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग फल के बारे में। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से और बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से, ठीक है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने किया था? स्टार्सबर्गर ने किया था, स्टार्सबर्गर ने। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। साइकस में जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो साइकस ही है। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे हम लोग सत्यफल कहते हैं। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ अंडाशय भाग लेता है उसे सत्यफल कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल भी भाग लेते हैं उसे हम लोग असत्य फल कहते हैं। और सत्य फल के उदाहरण कौन कौन से? तो मटर और आम। असत्य फल के सेब, नाशपाती, कटहल। मैंने सत्य और असत्य पर एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे वीडियो में सर्च कर सकते हो। सिर्फ सत्य और असत्य फल लिख करके बाय ऑनलाइन स्टडी जोन लिख लेना, आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है कि सरोसिस फल क्या है? तो सहतूत, अनानास और कटहल ये सरोसिस फल के अंतर्गत आते हैं। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो मध्य फल भित्ति होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फल भित्ति होता है। इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये सब रिपीट होते रहता है। सबसे खास बात इसमें यही है जैसे कि लीची का खाने योग्य भाग बहुत बार रिपीट होता है। एरिल, नारियल का खाने योग्य भाग ये भी कई बार पूछा गया। भ्रूणकोश, फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम। ये बार बार रिपीट होने वाले 3 चीज़ें, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आता है हमारा फूल। पौधों का जनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। पौधों का जनन अंग पुष्प होता है और पुष्पों का अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। और फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प का नर जो अंग होता है, नर अंग कहलाता है पुकेसर। और मादा अंग को हम लोग अंडप या फिर कॉर्पल कहा जाता है, ठीक है। अंडप या कॉर्पल, जिसे स्त्री केसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। तो ये दोनों भी याद रखिए, बार बार रिपीट हुआ है। तो इस सीरीज़ का ही खास बात यही है कि आपको हर वो छोटी चीज़ें बताई जाती है शॉर्ट में, जो कि एक क्विक रिवीजन के पर्पज़ से हम लोग देखते हैं। अब पादप कोशिका के पादप उत्तक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पादप उत्तक यानी कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होते हैं उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। और उत्तकों का अध्ययन हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विचट ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है किससे? तो प्रोटीन से होता है।
जाइलम एवं फ्लोएम क्या है? तो संवहनीय ऊतक होता है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना किसका कार्य? ऊपर हमने बात किया था, फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़े रखने का कार्य किसका है? संयोजी ऊतक का। और रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? देखिए, पौधे व पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो क्वांटोसोम होता है। क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज़ें नेसेसरी है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी उसी के दौरान होता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो देखिए, बैंगनी, नीला तथा लाल रंग। और प्रकाश संश्लेषण की जो सबसे अधिक दर होती है वो लाल रंग के प्रकाश में ही होता है, याद रखिएगा, सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश में। और जैसे कि हम ये भी जानते हैं जो हमारा रंगों का स्कैटरिंग होता है, जैसे कि विक्षेपण जिसे हम लोग कहते हैं, विक्षेपण जो, उसमें क्या होता है? यहाँ पर उल्टा होता है, लाल रंग का प्रकाश सबसे कम स्कैटरिंग करता है जबकि बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा करता है। तो ये भी है, थोड़ा सा एक याद रखना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? जल से रिलीज होता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सौर विकिरण होता है, सौर विकिरण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पादप हार्मोन। तो देखिए, पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? जैसे कि ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, एथिलीन, फ्लोरिजेन और साइटोकाइनिन, ये सभी के सभी पादप हार्मोन है। वृद्धि वर्धक हार्मोन के रूप में, प्रवर्धक हार्मोन के रूप में किसे जानते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को जानते हैं। और वृद्धि निरोधक हार्मोन के रूप में एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन को जाना जाता है। खोजा गया प्रथम सबसे हार्मोन कौन सा था? तो ऑक्सिन की खोज सबसे पहले की गई थी और इसकी खोज डार्विन ने 1880 में किया था। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट किया जाता है? तो ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D क्या है? ये कई बार आपने देखा होगा, 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशी होता है। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन। इथिलीन की खोज बर्ग ने 1962 में किया था। फलों को पकाने में सहायक होता है इथिलीन। पुष्पों की संख्या में वृद्धि में सहायक होता है कौन? तो इथिलीन होता है। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन, ये बहुत बार रिपीट होता है। जिब्रेलिन की खोज कारोसावा ने किया था 1926 में। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक कौन होता है? तो साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। मैंने वैसे भी अलग पादप हार्मोन पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो जा करके देख सकते हो। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में किया था। फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजेन को कहा जाता है। ट्राउमैटिन क्या है? तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और पौधों की जख्मों को भरता है कौन? ट्राउमैटिन, ठीक है। अब आता है पादप रोग। तो देखिए, पादप रोग से भी कई सारे प्रश्न पूछे। तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है विषाणु के कारण। आलू का शिथिल रोग होता है जीवाणु के कारण। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक के कारण। गन्ना में लाल सड़न जो रोग होता है वो भी कवक के कारण। धान का अंगमारी रोग का कारण बनता है जीवाणु। ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है। हरित बाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई। हरित बाली बाजरा से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग सेव में होता है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। और आलू में ब्लैक हर्ट जो रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, भंडारण में ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो आलू में ये ब्लैक हर्ट रोग होता है। बंची टॉप जो रोग होता है वो केला में होता है, ये भी याद रखिए। टीका रोग भी बहुत बार पूछा गया, ये मूंगफली में होता है टीका रोग। मार्स मटर में मार्स रोग मैग्जीन की कमी के कारण। नींबू में डाइबैक और लिटिल लीफ जो रोग होता है वो कॉपर यानी तांबा की कमी के कारण। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी के कारण, ठीक है, जस्ते की कमी के कारण। और फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग का कारण बोरॉन होता है, बोरॉन की कमी के कारण। नेक्स्ट वनस्पति शास्त्र, जो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है। लौंग प्राप्त होता है किससे? तो शुष्क पुष्प कली से, शुष्क पुष्प कली से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको पता होगा। हींग प्राप्त होता है पौधे की जड़ों से। कॉर्क प्राप्त होता है ऑक वृक्ष की छाल से।
और ओक का वनस्पति नाम क्या है, तो क्वैकर्स सुबर। ठीक है, और यहाँ पे हीरोइन प्राप्त होता है किसे, तो अफीम पोस्ता से। ठीक है, अफीम पोस्ता से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछा गया लॉन्ग है, यही ज़्यादा पूछा जाता है, और साथ में एक हीरोइन वाला। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि अफीम पोस्ता प्राप्त होता है कहाँ से, अध पके फल से। अफीम का वनस्पति नाम क्या होता है, तो पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम इसका वनस्पति नाम होता है। मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है, अफीन के पौधे से प्राप्त होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा है, तो निकोटीन होता है। निकोटीन, और चाय में थीन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निकोटीन प्राप्त कहाँ से होता है, तंबाकू की पत्तियों से। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है, कैफीन होता है। कैफीन कहाँ से प्राप्त होता है, कॉफ़ी के बीज से। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन, यानी कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन। ठीक है, नेक्स्ट की थीन या फिर टैनिन प्राप्त होता है कहाँ से, चाय की पत्तियों से। तारपीन का तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के वृक्ष से मिलता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किस में होता है, शैवाल में। और सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियस में होता है। और सबसे जो बड़ा गुणसूत्र है वो आपका टेरिडो, मतलब सबसे अधिक गुणसूत्र टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा है, तो हाइडीविचिया। ठीक है, हाइडीविचिया सबसे बड़ा, सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा। ओक्रोमा, एक्चुअली ये दोनों वैसे कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक कौन सा है, तो जल, ऑक्सीजन और ताप। ये पौधों के अंकुरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों की आयु का पता लगाया जाता है किससे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि वृद्धि वलय या फिर वार्षिक वलय को गिर करके। जब भी आप, जैसे अगर पेड़ है तो पेड़ को जब काटोगे तो इस तरह से जो मिलता है, और इस पेड़ में आप देखोगे तो इस तरह से छिद्र बना रहता है, मतलब कि इस तरह से रेखाएं आपको देखने को मिलती है, घेरा बना रहता है। तो इसी को वलयों को गिन करके बताया जाता है कि पेड़ का मतलब कि कितना साल पुराना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारा जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन हैं, देखिए। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं, एरिस्टोटल भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा संघ के जीव आते हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली, ये सब ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। कॉकरोच के कितने हृदय होते हैं, तो 13 कोष्ठ होते हैं, ये याद रखिएगा। कीटों के पैरों की संख्या 6 होती है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा जो संघ है वो मोलास्का है। मोलास्का संघ के जीव कौन सा होता है, तो ऑक्टोपस, घोंगा, ये सब मोलास्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची होता है, यानी उन पर एक कवच होता है, मोलास्क होते हैं। मोलास्क संघ के जीव में श्वसन जो होता है वो गिल्स द्वारा होता है। मोलास्का संघ के में उत्सर्जन जो होता है वो वृक्क के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा। प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन से होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था, तो गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोआ संघ के जीव आते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। पोरीफोरा संघ के जीव साइकॉन, स्पंज। पोरीफोरा संघ के जीव स्पंज। एनलिडा संघ के जीव जो है केचुआ और जोक, ये कई बार पूछा गया, यानी केचुआ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो एनलिडा के अंतर्गत आता है। केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होता है, 4 जोड़ी हृदय होता है। एनलिडा संघ के जीवों में श्वसन जो है त्वचा से होता है, त्वचा से। इसके बाद अगला जो प्रश्न आप देखेंगे कि जेलीफिश, तारा मछली या फिर ब्रिटल स्टार, ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से संघ के अंतर्गत, तो एकाइनोड मेटा के अंतर्गत आता है। सिलीटेट्रा संघ का जीव कौन सा है, हाइड्रा या फिर मोंगा। हाइड्रा की खोज किसने की थी, ल्यूमेनहॉक ने किया था। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी कौन से, यानी एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जो होते हैं उभयचर होते हैं, जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। उभयचर का अर्थ होता है जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी, जैसे मेढक हो गया। मेढक के हृदय कितने होते हैं, 3 कक्षीय होता है। लेटर भी देखिए, मेढक 3 अक्षर है तो यहाँ पे 3 याद रखिएगा। पक्षी का हृदय कितना होता है, 4 प्रकोष्ठ होता है पक्षी का। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। पक्षियों का अध्ययन एर्निथोलॉजी होता है।
पृथ्वी पर सबसे लंबा एवं विशाल जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी एमू होता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण डायफॉर्म। स्तनधारियों का हृदय 4 कक्ष में होता है। स्तनधारियों में श्वसन होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा? ब्लू या फिर नीला व्हेल। ठीक है। सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर होता है और सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मैमल्स यानी स्तनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव स्क्वाड। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? प्लेटिपस। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा? अफ्रीकी हाथी। सरीसृप वर्ग के जो जीव होते हैं जैसे छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट, ये सब सरीसृप वर्ग के जीव होते हैं रेप्टाइल्स के अंतर्गत। सामान्यतः सरीसृप के हृदय कितने होते हैं? तो 3 कक्षीय होता है। 3 कक्षीय अपवाद मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ में 4 होता है। सरीसृप में विकास हुआ, सरीसृपों का जो विकास हुआ वो मोसेजोइक युग में हुआ। ठीक है, मेसोजोइक युग में। डायनासोर कौन से युग के थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। मगरमच्छ हृदय होता है 4 कक्षीय। ऊपर हमने देखा था कि सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय कोष्ठक होता है, लेकिन मगरमच्छ अपवाद में इसका 4 कक्षीय होता है। ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो नागराज यानी किंग कोबरा। एकमात्र जहरीली छिपकली हिलोडर्मा। मछलियों का श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। अब आते हैं जंतु जगत पर। संरचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 तंतु जैसे टेंडन और लिगामेंट्स होता है। लिगामेंट्स को हिंदी में स्नायु कहा जाता है। इसके बाद अगला है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कौन? तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। इसको हम याद कैसे रखेंगे? मांसपेशी को हम मसल से याद रखते हैं और बोन यानी अस्थि मतलब बोन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मसल और बोन को कौन जोड़ता है? T यानी टेंडन। ऐसे याद रहेगा टेंडन। अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो ही जाता है, लिगामेंट्स। चेतना ऊतक कहलाता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे साइनेप्स कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करता है? तो तंत्रिका कोशिका ही करता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बने होते हैं तंत्रिका ऊतक से। शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या जो होती है 639 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिपस मैक्सिमस होता है। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होता है स्टेपिडियस। अब आते हैं मानव रक्त पर। रक्त जो कि खून एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का अध्ययन हम लोग हिमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। रक्त का pH मान जो होता है 7.4, अतः कह सकते हैं कि ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। रक्त का मात्रा शरीर में भार के 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम ब्लड होता है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के ताप को नियंत्रण करना तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और अगर सेल्सियस में पूछे तो 4 डिग्री, लगभग 2 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस ऐसे याद रखें, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन में मौजूद जो लौह यौगिक है उसे हम लोग हीमैटिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है उसे लोहा कहते हैं, और हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे बॉडी में। राइट। रक्त प्लाज्मा की बात करते हैं तो रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%। पचे हुए भोजन का संवहन कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन क्या होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य फाइब्रिनोजन, ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और एंटीबॉडी पाया जाता है किसमें? रक्त में, रक्त प्लाज्मा में। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है, वो हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है। रक्त कर्णिकाएं करके टॉपिक है, उसको देखते हैं। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC, और तीसरा होता है विम्बाणु, जिसे हम लोग ब्लड
प्लेटेट्स कहते हैं, ठीक है, ब्लड प्लेटेट्स। नेक्स्ट आता है कि लाल रक्त कण जो कण होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। लाल रक्त कण की शक्ति जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, यकृत, पलीहा, इन सभी जगहों पर होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है, यानी आरबीसी का 20 से 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया कि ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं या फिर आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो ये दोनों याद रखेगा, लाल रक्त कण को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा होता है, तो मोनोसाइट होता है। लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना, ये इसका मेन कार्य होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो एंटीजन पाया जाता है किसमें, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है किससे, तो हीमोसाइटोमीटर से, हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो पलीहा को कहते हैं। यानी इसका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है लेकिन जाके समाप्त या फिर इसको कब्रगाह कहते हैं पलीहा को। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन, यानी कि पलीहा को ही कहा जाता है ब्लड बैंक। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है कौन, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन, तीनों याद रखेगा। आरबीसी का 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पर, पलीहा में। खून थक्का नहीं जमता, मतलब खून अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक अगर रोग रहता है तो उसका जो ब्लड है वो नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग में, ठीक है, हीमोफीलिया रोग में। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है, तो विटामिन के होता है। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं थैलोसीमिया रोग में। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति क्या कहलाती है, तो ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है, ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अब आता है हमारा रक्त वर्ग या फिर समूह। तो देखिए रक्त समूह जो है 4 प्रकार के देखने को मिलता है, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस कार्य के लिए 1930 में। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, ओ। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ऐसे भी करके रहता है, तो याद रखिएगा कि ओ नेगेटिव को हम लोग कहते हैं, ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही समूह कहलाता है ए बी। तो ए बी में कौन, ए बी पॉजिटिव। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में सीरस बंदर में ये देखा था। रक्त को शुद्ध करता है कौन, तो वृक्क, किडनी करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना, तो 200 सीसी, ठीक है, 200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रक्त परिसंचरण की बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। रक्त में शरीर परिसंचरण करता है कौन, तो हृदय करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा के द्वारा होता है। और मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mm होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक, ठीक है, 120/80। रक्तदाब मापने वाला यंत्र जो होता है सिर्फ गैमेनोमीटर होता है, ये याद रखिएगा। रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि करता है। व्यक्ति में वृद्धि होने पर रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट की मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है, एक्सीमिया कहलाता है, एक्सीमिया। अब आते हैं हम लोग पाचन तंत्र पर। तो ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई कितनी होती है, 22 फीट लगभग। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। भोजन का पाचन स्टार्ट होता है मुख से, प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन।
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई 8 से 10 मीटर यानी लगभग 30 फीट। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट देखिए एंजाइम। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है एंजाइम। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज और लाइपेज, ये सब के सब एंजाइम होते हैं। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन होता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। ध्यान दीजिएगा, स्टार्च को शर्करा में एमाइलेज बदलता है। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट। और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन। ये दोनों बहुत बार रिपीट हुए, तो इनको अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? तो टाइलिन। ये भी पूछा जाता है, टाइलिन। ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन बदलता है। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? आप थोड़ा कमेंट करके बताना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। बहुत इंपॉर्टेंट। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण डिपेंड करता है। अगर किसी का मेलानिन जो कि ज़्यादा होगा तो उसकी त्वचा जो कि सांवली काली होती जाएगी, और जिसमें मेलानिन कम होता है उसकी त्वचा गोरी होती है, जैसा कि हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। यानी त्वचा का सबसे ऊपरा जो परत होता है, ऊपरी परत, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। मानव शरीर में कठोरतम भाग होता है दांत के शिखर की जो इनामेल हड्डी होती है, इनमेल, वो। अस्थियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होता है। मानव खोपड़ी में जो कि अस्थियों की संख्या टोटल 28 होता है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल 12 जोड़ी होता है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। उपास्थि पाया जाता है नाक में। ठीक है। मनुष्य में यानी उपास्थि, जिसमें हड्डी नहीं होता है लेकिन हड्डी जैसा हमें रहता है, तो वो हमारा उपास्थि कहलाता है। ठीक है। उपास्थि नाक में। शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या टोटल 20 होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की कठोरतम भाग होता है इनामेल, दांत का ऊपरी परत। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वह है उंगली। शरीर में प्रचुर मात्रा में यानी प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखिए, मानव शरीर का तापमान अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो ये तीनों यहाँ पे दिया गया, तीनों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है? तो यहाँ पे 31। ठीक है। मनुष्य में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार पर मिनट। ठीक है। मनुष्य में श्वसन दर 16 से 18 बार पर मिनट। शिशुओं में श्वसन दर होता है 44 बार प्रति मिनट। पैर में हड्डियों की कुल संख्या होता है 60। बाल एवं नाखून की रचना होती है कैरोटीन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती हैं? तो 20 दांत। दांत एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है यकृत से कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होता है। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है लगभग। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त होता क्या है? तो पित्त एक प्रकार का
पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। जब क्षारीय है तो उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, 7.7। ठीक है। पित्त जमा कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और पित्त स्रावित कहाँ से होता है, जमा कहाँ पे होता है? ये दोनों प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, तो दोनों को याद रखिएगा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है कौन? यकृत बनाए रखता है। फाइब्रिनोजन और हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और इन दोनों का अलग अलग कार्य होता है, हिपैरिन का भी और फाइब्रिनोजन का। हिपैरिन जो होता है वो शरीर में रक्त के थक्का को नहीं जमने देता, यानी शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है, ब्लड इधर उधर हमारे पूरे शरीर में फ्लो होते रहता है। लेकिन फाइब्रिनोजन क्या करता है कि शरीर से बाहर जैसे ही ब्लड निकलता है तो ब्लड को रोक देता है, थक्का बना देता है। ठीक है, तो ये दोनों का कार्य होता है। रक्त शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन रोकता है। और रक्त के थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मृत आरबीसी को नष्ट करता है कौन? यकृत करता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पलीहा को कहा जाता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। तो यकृत से रिलेटेड ये इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको याद रखना है, पेपर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहता है। अब बात करते हैं हम लोग अग्नाशय, जो कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, जिसे इंग्लिश में हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। लैंगरहैस की दीपिका में पाई जाती है अग्नाशय पेनक्रियाज में। और इंसुलिन का स्रावण भी यहीं से होता है। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय के लैंगरहैस की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन प्रोटीन श्रृंखला या फिर पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन में उपस्थित धातु जस्ता होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था 1922 में लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह यानी डायबिटीज़ कहलाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन करता है। अब बात करते हैं यकृत। शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है यकृत। हृदय का भार जो होता है 300 ग्राम लगभग। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहता है। इसके बाद हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाना। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका कहलाती है शिरा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, याद ही हो जाएगा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिका को धमनी कहते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे याद रखना है। शरीर से हृदय की ओर, तो यहाँ पे देखिए शरीर से हृदय की ओर, तो यहाँ पे शिरा है। तो एक शरीर का स और शिरा का सी यानी शशि। बस ये नाम याद रखो, शशि का काम क्या है, यानी शशि आपका फ्रेंड का नाम होगा ही होगा। तो शशि का मतलब यहाँ पे होगा कि स जो है शरीर से हृदय की ओर जाता है रक्त। कहाँ पे? किसके द्वारा? तो शिरा के द्वारा। ये याद रखने में मदद करेगा। अब डेफिनेटली ये बात तो क्लियर है कि जब आपको शिरा याद रहेगा तो धमनी के बारे में पता रहेगा, क्योंकि जब शिरा आपको याद रहेगा कि शरीर से हृदय की ओर रक्त जाता है तो डेफिनेटली धमनी इसका उल्टा होगा, यानी हृदय से शरीर की ओर। तो यहाँ पे देखिए हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को हम लोग धमनी कहते हैं। ठीक है। अशुद्ध जो रक्त होता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, उसमें उसका संवहन करता है कौन? धमनी ही करता है। फफूसीय धमनी करता है, यानी अशुद्ध रक्त धमनी करता है और शुद्ध रक्त शिरा करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार, सभी को पता है। हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? तो सिस्टोल कहते हैं। हृदय के सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं। अब यहाँ से भी आपको याद रहेगा कि सी से सिकुड़ना और सी से सिस्टोल, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है हृदय के धड़कने की दर से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन। जीवन रक्षक हार्मोन हम लोग एड्रीनेलिन को कहते हैं, ये याद रखिएगा। हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक का जो कारण होता है वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम।
हृदय का स्पंदन को नियंत्रित कौन करता है? पेसमेकर करता है। जार्विक 7 क्या है? तो कृत्रिम 7, कृत्रिम 7 जो है वो कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड जी के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। हृदय संबंधी बीमारियों का पता ईसीजी से लगाते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब कार्डियो मतलब हृदय से संबंधित होता तो याद रखिएगा, हृदय की बात आए तो ईसीजी कार्डियोग्राफ। और हृदय की गति को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जब कान में जो लगाए रहते हैं ना, उसके कहते हैं स्टेथोस्कोप। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, प्रति मिनट हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। अब आता है वृकक। तो वृकक यानी किडनी। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी जो अंग होता है वो है किडनी वृकक। वृकक का बाहरी भाग कहलाता है कोर्टेक्स कहते हैं, कोर्टेक्स। और वृकक का भीतरी जो भाग होता है उसे हम लोग मेडुला कहते हैं। वृकक का वजन 140 ग्राम। वृकक का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है वृकक में। मूत्र का पीएच वैल्यू जो होता है वो 6 होता है, अम्लीय होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन जो कि मूत्र करता है 1.5 लीटर। मनुष्य मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ये भी क्वेश्चंस रिपीट होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसके बाद आता है हमारा मूत्र का जो रंग होता है पीलापन, इसका होता है यूरोक्रोम के कारण। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रक्त में यूरिया को पृथक करता है कौन? वृकक करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण ही। अब आता है हमारा मानव मस्तिष्क। तो चलिए इसको भी देखते हैं। मानव मस्तिष्क से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो है ये हैं कि मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतक से। मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिब्रम यानी जो प्रमस्तिष्क है उसका। सेरिब्रम उपभाग होता है अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का नियंत्रण सेरिब्रम ही होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो सेरिब्रम से होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंड, गर्म की पहचान करता है कौन? तो थैलेमस करता है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र होता है कार्पोरा कार्डिजेमिना, और ये जो होता है वो मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम तथा मेडुला अम्बालगोटा उपभाग होता है पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला अम्बालगोटा करता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। स्पाइनल कोड होता है मेडुला अम्बालगोटा का पिछला भाग होता है। और मेरुरज्जु या फिर कोशिरुकु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं? 31 जोड़ी जुड़ी होती हैं। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो कशेरुकु रज्जु द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने को कौन सी बीमारी कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। मस्तिष्क की बीमारी है, इसे याद रखेंगे, पूछा जाता है। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाने के लिए हम लोग EEG का इस्तेमाल करते हैं, यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। फुल फॉर्म दोनों पूछा जाता है, ECG और EEG, तो दोनों याद रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम बात करेंगे प्रमुख ग्रंथियों से जुड़ा हुआ। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि, और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.5 ग्राम। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है थायरॉक्सिन को। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? TSH हार्मोन। TSH को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त एमिनो अम्ल। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन? एड्रिनल ग्रंथि, जिसे हम लोग हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रीनेलिन को।
लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये प्रश्न बहुत पूछा जाता था। एड्रीनेलिन, ठीक है, आपातकालीन हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। नेक्स्ट आता है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। ब्रोंकाइटिस श्वास नली का एक रोग है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, जो कि आंसू, ठीक है, आंसू का जो स्राव होता है वो लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। अब जनन अंग की बात करते हैं। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण। एंड्रोजेंस स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग को कहते हैं अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोन जो है, एस्ट्रोन वो स्त्रीलिंग हार्मोन है। पुरुष हार्मोन एंडोस्टेरोन होता है। पुरुष विकास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, ये सिर्फ मादा में पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पुरुषों में नसबंदी क्या कहलाता है? तो वासेक्टॉमी, और स्त्रियों में नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। पोषक पदार्थ की बात करते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें तो गेहूँ, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, जो कि नेक्स्ट है गन्ना, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये प्रश्न रिपीट होता है। प्रोटीन क्या होते हैं? तो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत की बात करें तो मटर, यहाँ पे ये सब देखते हैं, राजमा, चना, पनीर, मछली, ये सब जो है ये आपका प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यक होता है? तो 20 प्रकार से। सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो मरासमस और क्वासियोकर बीमारी होती है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। वसा होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वसा। त्वचा रूखी हो जाती है वसा की कमी से। वसा का मूल स्रोत क्या है? तो मक्खन और घी। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर ने। दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है इसे रेनिन कहते हैं। दूध की शुद्धता को मापी जाती है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट आता है कि BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गमैक्सिन, ठीक है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। घी और दूध का पीला होने का कारण जो है वो कैरोटीन होता है। घी में वसा की मात्रा 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटारोमीटर होता है, ब्यूटारोमीटर। नेक्स्ट आता है कि विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज फंक ने 1911 में किया था। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। वसा में घुलनशील ADEK होता है। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलर ने किया था और सी की खोज होलकर्ट ने किया था। और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का स्रोत दूध, अंडा, पनीर। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी कारण होता है। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। पेलाग्रा विटामिन B3 का नाम है जिसे नियासिन कहते हैं। इसके बाद B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन होता है। B7 बायोटिन। B11 को हम लोग फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, B11 फॉलिक अम्ल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो दिया गया है विटामिन B12, इसको हम लोग साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। स्कर्बिक रोग होता है विटामिन सी की कमी कारण। विटामिन सी का जो स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी। घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। डी का मुख्य स्रोत वो है आपका सूर्य प्रकाश। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का कमी से होने वाला जो रोग है जनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और ये विटामिन के जितने भी नाम आपको बताए गए वो सभी बार बार पूछे थे। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के, यानी ब्लड को
जो थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन के होता है। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर के में होता है? तो विटामिन डी और के। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और डी पाया जाता है। ठीक है, ए और डी पाया जाता है। जीवाणु जनित रोग की बात करें तो जीवाणु जनित रोग में जैसे हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, तपेदिक या फिर टीबी कहते हैं, और कुष्ठ रोग, ये सब जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। एंटीबायोटिक एम्फीसिलियन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स के जनक सेलमैन बॉक्समैन को जानते हैं, सेलमैन बॉक्समैन। हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से। ठीक है, हैजा और टाइफाइड जल प्रदूषण से। हैजा प्रभावित करता है आंत को, टाइफाइड भी प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। टाइफाइड के उपचार में उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन औषधि। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन औषधि का इस्तेमाल होता है। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग होता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग गर्दन की ग्रंथियाँ एवं श्वसन तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट कि काली खांसी को कहा जाता है, काली खांसी को परट्यूसिस कहा जाता है। काली खांसी को टीबी यानी जो ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर यक्ष्मा रोग होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, और बीसीजी का टीका लगाया जाता है आपका यक्ष्मा में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बीसीजी का अर्थ क्या होता है, तो बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डॉट्स जो होता है टीबी के इलाज का अभियान है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि डॉट्स का अर्थ क्या होता है, तो डॉट्स का अर्थ होता है यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग श्वास नली होता है। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। धनुष टंकार या फिर लॉकजा जो रोग है वो टिटनेस की अंतिम अवस्था होती है। ट्रिपल इंजेक्शन वैक्सीन जो है डीपीटी को कहते हैं। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग से बचाव हेतु। निमोनिया रोग का कारण जीवाणु है। निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़े को। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम होता है लिप्रोसी हैंसन रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग का उपचार होता है एनडीटी दवाओं से। एनडीटी का पूर्ण रूप मल्टी ड्रग्स थेरेपी एनडीटी में शामिल होता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे एनडीटी में शामिल जो होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो पढ़ लेना। गोनोरिया और सिफिलिस जो है वो यौन रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करते हैं हम लोग, तो प्रोटोजोआ जनित रोग में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रोग होते हैं, जैसे कि मलेरिया, अतिसार हो गया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निद्रा रोग, ये सब आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। खास करके मलेरिया याद रखिएगा, और कालाजार पूछा जाता है। मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की जो खोज है वो किसने किया था, तो सर रोनाल्ड रस ने किया था। मलेरिया का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया से प्रभावित अंग पलीहा, तिल्ली। मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकुलाच ने किया था। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि कुनैन जो होता है, कुनैन प्राप्त होता है सिंकोना की छाल से, ये भी पूछा जाता है। ओआरटी जो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है, चिकित्सा किससे समझते हैं, अतिसार, डायरिया जिसको कहते हैं। अतिसार जो रोग होता है डायरिया यानी घरेलू मक्खी से होता है। डायरिया रोटा वायरस के कारण फैलता है। पायरिया जो होता है दांत और मसूड़े की ये बीमारी है। दांत की बीमारी को हम लोग फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। फ्लोरीन की कमी से दांतों का क्षरण होने लगता है। पेचिस जो होता है एंटमीबा प्रोटोजोआ के कारण होता है। पेचिस रोग प्रभावित करता है आंत को, इसे याद रखिएगा आंत को। कालाजार का कारक होता है लिस्मैनिया प्रोटोजोआ। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण। निद्रा रोग की वाहक सीसी मक्खी होती है, सीसी मक्खी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कवक से होने वाला जो रोग है, जैसे दामा, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन आदि, ये जो रोग होते हैं वो कवक यानी फंगस के कारण होता है। एथलीट फुट का कारक कवक कौन सा है, तो फाइकोटोन। ठीक है, फाइकोटोन। नेक्स्ट है कि गंजापन का कारण क्या है, टीनिया कपिटिस कवक, टीनिया कपिटिस। एंटीबायोटिक्स का निर्माण जो होता है वो कवक से होता है। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैंने ऊपर में आपको ये क्वेश्चंस बताया था, सेलमैन बॉक्समैन 1942 में। पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन था, और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दर्द निवारक दवाइयों को एनाल्जेसिक कहा जाता है। विषाणु जनित रोग की बात करते हैं।
विषाणु जनित रोग जैसे कि एड्स हो गया, डेंगू, ज्वर, पोलिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रैकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हार्पिस, खासरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ, ये सब विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है HIV विषाणु से। HIV विषाणु कहलाता है रेट्रोवायरस। HIV का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स की जांच एलिजा परीक्षण से करते हैं। एलिजा का पूर्ण रूप होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पोलियो का टीका की खोज जोनाल्ड साल्क ने किया था। पोलियो ड्रग्स की खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलियो से प्रभावित जो अंग होता है वो है तंत्रिका तंत्र। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। साल्क टीका के आविष्कारक जोनास साल्क। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, जिस दिन हम UNO के डे के रूप में मनाते हैं। भारत में प्लस पोलियो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 1995 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था 27 मार्च 2014 को। चेचक रोग होता है वेरियोला जेस्टर वायरस से। चेचक प्रभावित करता है पूरे शरीर को। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में किया गया। सार्स जो है वो विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स होता है कोरोना वायरस से। सार्स का पूर्ण रूप होता है सेवियर एक्यूट रिसेप्टरी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। हाइड्रोफोबिया रेबीज का विषाणु होता है। जल से भय रोग लक्षण जो है रेबीज के। रेबीज होता है पागल कुत्ते के काटने से। रेबीज का टीका लुईस पास्चर ने बनाया था। हड्डी तोड़ ज्वर के रूप में हम लोग डेंगू ज्वर के नाम जानते हैं। डेंगू का वाहक जो होता है एंडिस एजिप्टी मच्छर होता है। डेंगू बुखार जो है प्लेटलेट्स की कमी कारण होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर, क्यूलेक्स प्रजाति। पीला बुखार वायरस जनित बीमारी है। पीत ज्वर जो है एंडिस एजिप्टिस मच्छर से होता है। स्वाइन फ्लू वायरस जनित बीमारी है। स्वाइन फ्लू वायरस का जो नाम है H1N1 होता है। बर्ड फ्लू विषाणु के कारण होता है और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। ठीक है, H5N1। हार्पिज रोग प्रभावित करता है किसको? तो त्वचा को प्रभावित करता है। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग यकृत। रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग का संबंध वायरस के कारण होता है। जीका वायरस फैलता है मच्छर के काटने से। इबोला पश्चिम अफ्रीका में के सीमित एक रोग है। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणु कहते हैं जीवाणु विभोजी। छोटी मात्रा जो होता है वो जल प्रदूषण से होता है। कोरोना की बात करें तो कोविड-19, तो कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19। कोविड का पूर्ण रूप होता है कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी से घोषित किया गया था 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से प्रभावित जो अंग होता है फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में देखने को मिला था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की जो शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2021 को, और इस वक्त इसलिए 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष टीकाकरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स जो थे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम जो प्रमाण है वो भारत में। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सब आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कृमि जनित जो रोग हैं वो कौन कौन से। तो प्रमुख कृमि जनित रोग में जैसे फाइलेरिया होता है, टीनिएसिस होता है और एस्केरिसिस होता है। फाइलेरिया से जो रोग होता है, फाइलेरिया जो रोग होता है वो किस कृमि के कारण? तो वाउचेरिया कृमि से होता है। फाइलेरिया कृमि का संचरण किससे होता है? तो मादा क्यूलेस मच्छर के द्वारा। हाथी पाँव जो रोग देखने को मिलता है वो फाइलेरिया के कारण होता है। टीनिएसिस जो रोग है वो टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। और एस्केरिस जो रोग होता है, आप इसका नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा पेचीदा नाम है। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक नेमिटोड से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं वंशागत या फिर अनुवांशिकी रोग कौन कौन सा है। तो अनुवांशिकी रोग में जैसे कि वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस आता है, हीमोफीलिया आता है, थैलेसीमिया आता है और विल्सन रोग आता है। वर्णांधता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। लाल एवं हरा को पहचानने में कन्फ्यूज़न होता है, दिक्कत होती है।
सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? तो हिरनर ने किया था 1876 में। रक्त थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जम पाता। शाही बीमारी कहलाता है किसे? तो हीमोफीलिया को कहते हैं। थैलेसीमिया प्रभावित करता है किसे? तो रक्त को प्रभावित करता है। विल्सन जो रोग है वो दुर्लभ अनुवांशिक विकार है। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर जमता है। ये कई बार पूछा जाता है कि विल्सन रोग के कारण शरीर में कौन सा जो कि धातु देखने को मिलता है, तो वो कॉपर होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आता है कि आँखों से संबंधित रोग, जैसे कि आँख से संबंधित प्रमुख रोग में कलर ब्लाइंडनेस हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा, ये सब के सब आँख से संबंधित रोग हैं। आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है किसे? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, आँखों के उपचार को जो करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग। ट्रैकोमा व ग्लूकोमा बीमारी है आँखों की। निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है, वो निकट की वस्तु को साफ दिख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाते। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है किसमें? तो अबिंदुकता रोग से जो ग्रसित लोग होते हैं वो इस तरह के समस्या को झेलते हैं। अबिंदुकता के उपचार के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को हम नहीं देख पाते। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में समस्याएं आती हैं जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि पास और दूर दोनों स्थानों की वस्तु आसानी से नहीं देख पाता। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, हरे और लाल रंग में प्रॉब्लम होता है। ग्लूकोमा आँख की प्रकाशिक तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। अब आते हैं कैंसर रोग के बारे में। तो कैंसर का अध्ययन सबसे पहले याद रखिए ओन्कोलॉजी होता है। कैंसर जांचने की विधि है बायोप्सी टेस्ट। कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं कार्सिनोजेन। ठीक है, कार्सिनोजेन। कीमोथेरेपी से की जाती है कैंसर उपचार में। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू। ल्यूकेमिया बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है, यानी ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड का कैंसर ल्यूकेमिया है। फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं ल्यूकेमिया के उपचार में। त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। ठीक है, कार्सिनोमस। आँख के कैंसर को कहते हैं रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डी का कैंसर कहलाता है रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो प्लूटोनियम से कैंसर, मतलब हड्डी का कैंसर होता है किससे? तो रेडियोधर्मी पदार्थ से। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी रासायनिक प्रयुक्त होता है? तो आर्सेनिक 74। ठीक है। अब आते हैं अन्य रोग, जैसे कि ग्वाइटर जो घेंगा रोग हम जानते हैं, या फिर गडमाला रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। आयोडीन की कमी से होता है। मिनीमता जो रोग होता है किस धातु की अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है? तो पानी में पारा अगर मिला होता है मरकरी, उसके कारण होता है। मिनीमता रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मिनीमता रोग सर्वप्रथम जापान में देखने को मिला था। एनीमिया जो रोग होता है वो लोहे की कमी के कारण होता है। एनीमिया यानी रक्त अल्पता जो रोग होता है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण देखने को मिलता है। सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का विकार है अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से, और प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियोकर और जो कि मरासमस रोग होता है। देखिए, अभी जस्ट हमने बात किया और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि बच्चों में क्वासियोकर और मरासमस बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है? थाइमस ग्रंथि। मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करता है प्रभावित अंग मस्तिष्क। सिलिकोसिस जो रोग है वो फेफड़ा से संबंधित है। इटाइटाई जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? वो कैडमियम के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, और खास करके ये बच्चों में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर का।
मृत शरीर का जांच या फिर पोस्टमार्टम कहलाता है ऑटोप्सी। नेक्स्ट आता है कि पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना रहती है, तो बेरी, ठीक है, बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, पोटेशियम अल्पता है निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं, तो फुफ्फुस धूलिमयता करके एक रोग है, इससे प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि एनोसीमिया रोग किससे संबंधित है, तो सूंघने की शक्ति में कमी आ जाता है यानी एनोसीमिया में। एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। ब्राइटस रोग का संबंध गुर्दे से है और स्प्लांडिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए। एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी के लिए। एमआरआई का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये याद रखिएगा। बीएमडी का पूर्ण रूप भी कई बार पूछा जाता है। बोन मास डेंसिटी होता है, बोन मास डेंसिटी, ठीक है, बोन मास डेंसिटी होता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, हड्डी का रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है हड्डियाँ। रोग फैलाने वाले कीड़े क्या कहलाते हैं, वाहक, जिसको इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से गठिया रोग होता है। गठिया रोग प्रभावित करता है जोड़ों को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। घाव से निकलने वाला जो सफ़ेद द्रव होता है उसे मवाद कहा जाता है। और ल्यूकोडर्मा, जैसे कि विटिलिगो है, एक त्वचा रोग है, ल्यूकोडर्मा, ठीक है। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑटोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। गुर्दे की पत्थरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तो फाइनली कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर जो भी क्विक रिवीजन के पर्पज़ से आपको अगर कम समय में बायोलॉजी को टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइए।